बलिदान दिया है हमने। पहला बलिदान हुआ था 13 जनवरी 1975 को। हमारे यूपी कैडर के थे GS आर्या, डिप्टेशन पर गए थे मिजोरम, मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर अमरजीत सिंह आर्या, DIG BL पंचम गेशन सेवा और पंचम गेशन SP CID, ये जो आज नक्सलिज्म ख़त्म हुआ वो स्टेट के समन्वय से खत्म। आपको मालूम होगा एक बना था सर्वा जुडम, आदिवासियों को बनाया गया था फोर्स, और हमें अधिकार है हम स्पेशल पुलिस अफसर बनाते हैं पब्लिक में, किसी को बना सकते, हमने बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस उससे अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत और ये करके सुप्रीम कोर्ट में गए, और जिनको अभी उपराष्ट्रपति का इन्होंने कैंडिडेट बनाया था जज साहब, उन्होंने सलवा डिवीजन को स्क्रैप कर दिया था। कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर उनका इस मुद्दे पर अगर वो सही होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को CAPF अधिकारियों के पक्ष में दखल देने की नौबत क्यों आती सर? कि आपकी घनिष्ठता ज़्यादा होती है राजनेताओं से, आप बहुत कांटेक्ट में होते हैं राजनेताओं से, इसीलिए राजनेता जो हैं वो अपनी हित की रक्षा आपके थ्रू करते हैं, और इसीलिए आप लोगों को जो है डेपुटेशन दे दी जाती है आपके मन मर्जी की। सर आप इसकी बात बार बार कर रहे हैं, आपने राज्यसभा में भी बात कही थी कि IPS डेपुटेशन इज मस्ट। इसके पीछे सर सिक्योरिटी लॉजिक है या जो आरोप लग रहे हैं कि ये IPS लॉबी का सेल्फ इंटरेस्ट है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। नक्सलवाद से लेकर पंजाब टेररिज्म तक IPS अधिकारियों का भी खून बहा है, सिर्फ CAPF के जवानों ने शहादत नहीं दी है। ये बात राज्यसभा में CAPF बिल 2026 पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और वर्तमान में सांसद ब्रिजलाल जी ने IPS को स्टील फ्रेम बताते हुए कही। इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और ये बात बार बार कही कि IPS डेपुटेशन कितना ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। एक तरफ CAPF अधिकारी इस बिल को अपने अधिकारों और अपने करियर को दबाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिजलाल जी जैसे कई रिटायर्ड IPS अधिकारी इसे जरूरी कानूनी कवच समझते हैं। इन तमाम दलीलों के बीच 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट सुनवाई के दौरान भी ये मुद्दा उठने वाला है। इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी। हम उनसे सीधा सवाल करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुका था तो इस बीच पार्लियामेंट का ये बिल कहाँ खड़ा है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं स्टील फ्रेम से ही शुरू करता हूँ। ऑल इंडिया सर्विस, IPS पहले कहलाता था IP और IS जो है वो कहलाता था ICS, और अंग्रेज़ों के समय में भी था स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब सरदार पटेल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हुए तो उस समय दो ही ऑल इंडिया सर्विस थी, IS और IPS। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, वो तो 63 में बनी। तो उन्होंने कहा ये जो IS IPS है ये स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसका सेक्रेटरी वगैरह का कोई कैडर नहीं है, हम ही लोग स्टेट से जाते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने स्टील फ्रेम कहा और उन्होंने IS और IPS की स्थापना की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा, इंटीग्रिटी। तो उन्होंने इसीलिए किया कि एक स्टेट में उसी का अफसर नहीं रहेंगे। तो हमारे समय तक होता था, हम सेलेक्ट होते तो भारत सरकार सेलेक्ट करती है, ट्रेनिंग देती है, उसके बाद 50% आउटसाइडर और 50% इनसाइडर। और उसका पर्पज़ ये था कि इनसाइडर अफसर हो सकता कोई से पंजाब में प्रॉब्लम आई, असम में आई, तो हो सकता है वहाँ लोकल लोगों से वो मिल जाए, उसका एक्शन जो है इम्पार्शियल ना हो। तो उन्होंने कहा कम से कम 50% जो बाहर का रहेगा वो इससे प्रभावित नहीं होगा। और उसके बाद कांग्रेस के समय जब माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उसमें सिमरनजीत सिंह मान भिंडरवाला से मिल गए, गिरफ्तार हुए, और इसी तरह वहाँ जब ऑपरेशन बुल स्टार के बाद तमाम अफसरों ने IS के प्रोटेस्ट में कि हमको छुट्टी दी, हम कार सेवा करने जा रहे हैं। तो इसको देख करके राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस में किया 1/3 इनसाइडर एंड 2/3 आउटसाइडर। ये आज के डेट में है। तो ये है ऑल इंडिया सर्विस का फ्रेमवर्क। तो इस तरह से बना। अब आया सुरक्षा की बात।
कई हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हुई है। ये जो बिल है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग और साथ ही साथ देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उन दोनों में समन्वय करता है। कैसे बताता हूँ। जब ये देश का बंटवारा हुआ तुरंत पाकिस्तान से वार हो गया, लेकिन उस समय में नेहरू जी थे, उन्होंने कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं बनाई। सीएपीएफ में सबसे पुरानी है ये सीआरपीएफ, वो थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, जो आज़ादी के बाद सीआरपीएफ कहलाई। और उसी तरह से हमारी पुरानी है उत्तर प्रदेश की प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। मैं कई बार कमांडेंट रहा पीएसी का, और पीएसी को लेकर सन 84 में गया था असम, नॉर्थ आसाम में रहा, नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बंगाई। 1984 में मैं खुद बटालियन लेकर गया था। तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने चिंता नहीं की, बॉर्डर गार्डिंग की। हमारी यूपी पीएसी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात थी, सीआरपी थी। और नेहरू जी को हिंदू चीनी भाई भाई का अपना करते रहे। और जब चाइना ने अटैक कर दिया 62 में, तब 62 वार के बाद सुध आई कि बॉर्डर की सुरक्षा किया जाए, तब बना आईटीबीपी 1962, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग की सबसे बड़ी फोर्स है, वो बनी 65 में। एसएसबी बनी, जो हमारा नेपाल और भूटान बॉर्डर गार्ड करती है, वो बनी 69 में। और एक पुरानी फोर्स थी असम राइफल्स, जो आज भी है, वो बर्मा और भारत के बॉर्डर को करती है। तो इस तरह से जो फोर्सेस थीं, कांग्रेस को कोई चिंता नहीं की। चाइना ने अटैक कर दिया तब चिंता आई। तो इस तरह से ये जो बना, तो डेपुटेशन क्यों किया गया। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है, तो राज्य का सब्जेक्ट है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जाती हैं तो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। नक्सलिज्म हमने देखा, तो आइसोलेशन में काम नहीं करती, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय मिला करके स्टेट फोर्सेस के साथ मिल करके काम करती हैं। तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पैरामिलिट्री जाती है, हमारे उनके जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, लेकिन समन्वय के चूँकि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आता है स्टेट से, और उसको तमाम चीज़ों का अनुभव होता है। जिले में एसपी होता है, डीआईजी होता है, इंटेलिजेंस में होता है, तमाम चीज़ करके तब वो भारत सरकार में पहुंचता है। और एक चीज़ और किसी ने कहा था कि साहब स्टेट में गड़बड़ी किया तो भारत सरकार में ले लिया, ऐसा नहीं होता। भारत सरकार अलग से इम्पैनल करती है, डीआईजी रैंक से, डीआईजी, आईजी, एडीजी, स्पेशल डीजी और डीजीपी जितने होते हैं, चाहे भारत सरकार में है नहीं, उसमें जो भारत सरकार इम्पैनल करती, बड़े हाई पावर कमिटी होती है, गृह सचिव होते हैं, 5 डीजी होते हैं, उसके बाद करके अल्टीमेटली वो जाता है एसीसी को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, होम मिनिस्टर खुद होते हैं, और तीसरा कंसर्न मिनिस्टर होता है। वहाँ से अप्रूव होकर तब आप इम्पैनल होते हैं। हो सकता है आप स्टेट में डीजीपी हों, भारत सरकार में इम्पैनल नहीं, आप आईजी भी नहीं जा पाएंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे कैडर में यूपी में 16 अधिकारी थे, और डीजी रैंक में केवल मैं इम्पैनल था। मुझे लिया भी गया था, सिंधिया साहब गृह मंत्री थे 3 अक्टूबर 2012 को, लेकिन उस समय की अखिलेश सरकार ने मुझे रिलीव नहीं किया। उस समय की यूपीए सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे थे। भारत सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट का रिलीव किए बिना ले सकती थी, तो मैं भारत सरकार नहीं जा पाया, यहीं से मैं रिटायर हुआ। तो इसलिए क्रीम जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आईपीएस अफसर है उसको समन्वय करने में महारत हासिल है। वो जो समन्वय कर सकता है वो हमारे सीएपीएफ के अफसर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ रहे नहीं हैं। अब जो वहाँ पर क्या अधिकारी, आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, वो तो हमारे साथ का काम किए हैं। हम साथ साथ भर्ती हुए हैं, मसूरी में 4 महीना साथ साथ ट्रेनिंग किए हैं, जिलों में साथ साथ रहे हैं, स्टेट में साथ रहे। तो जो समन्वय इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर कर सकता, वो सीएपीएफ का अफसर नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है। अब उनका अगर माना जाए, खामिक दिया जाए, तो अगर इनका हो तो भारत सरकार में सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आईएएस हैं, स्पेशल सेक्रेटरी जो होते हैं हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, हमारा आईपीएस ऑफिसर है, हर सर्विसेज को होते हैं। तो इसलिए उनका भारत सरकार में अलग से कोई कैडर नहीं है। आईएएस भी डिप्यूटेशन पर जाता, हम भी डिप्यूटेशन जाते हैं, मैं भी डिप्यूटेशन पर रहा हूँ एज ए चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर एंड आईजी
सर उनका ये कहना है कि उन्हें डेपुटेशन से दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन उनका जो वाजिब अधिकार है हाँ। जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब वो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के तहत उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो सहूलियत मिले, उन्हें जो फैसिलिटीज मिले, वो भी अन्य ग्रुप ए सर्विसेज वालों की तरह मिले, जहां उन्हें एक फेयर प्रमोशन का पाथवे हो, जहां उनको एक ही पद पर 15-15, 16-16 साल ना काम करना पड़े, उन्हें पदोन्नति मिले, और कम से कम अगर पदोन्नति ना भी मिले तो वेतन वृद्धि उस पैमाने की मिले जब पदोन्नति के बाद जो मिलती। ये उनकी दलीलें हैं कुछ, और वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है उनके वाजिब अधिकार और उनके करियर को दबाने वाला है। बिल्कुल दबाने वाला नहीं है। अगर उनकी दलील तो आप स्टेट की सुन लीजिए। स्टेट में जो IAS IPS का कैडर है उसमें 67% आते हैं डायरेक्ट और 33% आते हैं जो स्टेट सर्विस से प्रमोट होते हैं, डिप्टी SP, और वहाँ PCS स्टेट प्रोविंशियल सर्विस है, और 30% वो आते हैं। ये भी जब CAPF में भर्ती होते हैं तो ये हमारे डिप्टी SP जो स्टेट के हैं उस रैंक के समकक्ष होते हैं CAPF के अधिकारी। अब यहाँ 33% मिलता है, हमारे प्रोविंशियल सर्विस डिप्टी SP रैंक से प्रमोटेड, अगर उनका एज नहीं हुआ तो एडिशनल SP रिटायर हो जाते हैं, और जब उनका ठीक ठाक एज है तो इंडक्ट होते हैं IPS में, और ज़्यादा वो IG तक पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ें भाई वो भी आते हैं। उसी तरह उनका कंपटीशन ज़्यादा टफ होता है CAPF से। तो ये दलील उनका कहना। अब देखिए इस बिल में पहले 20% DIG जाते थे, अब किस बिल में DIG छोड़ दिया है, CAPF का अफसर जाएंगे, अब DIG नहीं जाएगा, DIG स्तर पर। अरे हम तो कमांडेंट लेवल पर जाते थे। और एक चीज़ मैं बता दूं जो कोई नहीं कहेगा, नॉन गजटेड अफसर जो CAPF में हैं वो IPS अफसर चाहते हैं। मैं था RPF में, तो वहाँ जो हमारे नॉन गजटेड हैं सिपाही इंस्पेक्टर कहते थे सर हमें तो साहब कमांडेंट लेवल पर IPS अफसर चाहिए, दे आर मोर फेयर, दे आर मोर वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इसलिए IPS अफसर का DIG लेवल हम नहीं जा रहे हैं। IG लेवल पर 50% है, आइए। ADG लेवल पर 67% IPS और 33% वो, और स्पेशल DG और DGP रैंक पर ओनली IPS। तो इसमें कहाँ आपके इसमें कैरियर में कहाँ दिक्कत है? सर अब कोई दिक्कत नहीं है। आपके इसी जवाब से 3 सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, मैं एक एक करके पूछूंगा। अपने जो DSP रैंक से जो स्टेट PCS के थ्रू जो ऑफिसर्स आते हैं DSP बनते हैं, उनकी बात की। CAPF अधिकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ है। बकौल उनका कहना था कि हमें दुख इस बात का है कि आज भी हमें स्टेट ग्रुप B लेवल के अधिकारी के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि हमारा अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो OGAS के थ्रू हुआ था, यानी कि ऑर्गेनाइज ग्रुप A सर्विस के हिसाब से। तो हमें क्यों DSP के साथ तुलना की जा रही है? हमारी DSP जो है वो स्टेट का ग्रुप B लेवल ऑफिसर है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? DSP भी ये क्लास 1 अफसर होता है, क्लास 2 होता है, शुरू में क्लास 1 हो जाता है। और जहाँ IPS की बात है, हम तो SP के लिए सेलेक्ट होते हैं। हम ट्रेनिंग पीरियड हमारा 2.5 साल बीत जाता है, 1.5 साल हम अनुभव के रहते हैं, तो हम तो जो है हम भी डिप्टी SP लेवल का काम करते हैं, जिसको हम सर्किल अफसर बोलते हैं, कहीं SDPO बोलते हैं, और 4 साल में हम SP होते हैं। तो IAS जो होता है, IPS होता है, वो SP के लिए भर्ती हुआ है। तो आप उनसे तुलना करना ये ठीक नहीं। और सबसे बड़ी और बात छोड़ दीजिए, सबसे महत्व है देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी। जहाँ तक ये कहते हैं, मैं आता तो हमारे पार्लियामेंट बोला था, बलिदान दिया है हमने। पहला बलिदान हुआ था 13 जनवरी 1975 को। हमारे UP कैडर के थे GS आर्या, डिप्टेशन पर गए थे मिजोरम, मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर घमंडी सिंह आर्या, DIG BL पंचम गेशन सेवा और पंचम गेशन SP CID, ये तीनों मारे गए थे पहली शहादत। पंजाब में हमने खोया है अजीत सिंह 68 बैच, अवतार सिंह अटवाल 69 बैच, अरविंदर सिंह ब्रार, KRS गिल, गोविंद राम 75 बैच, शीतल दास। एक लाइन है। आंध्रा में खोया हमने उमेश चंद्र, हमने आसाम में खोए हैं। और एक लड़की वंदना मलिक मणिपुर में असिस्टेंट SP थी, नई ट्रेनिंग में थी, उसको मार दिया गया था। तो शहादत जहाँ तक IPS अफसर लड़ता है, ही फ्रॉम फ्रंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है तो नक्सल ऑपरेशन,
सबने शहादत दी है। हमारे जो CAPF ऑफिसर का बहुत बड़ा योगदान है, शहादत दिया। 76 जवानों ने दिया, उसमें 2 वो थे असिस्टेंट का कमांडेंट, छत्तीसगढ़ में हुआ था, तब मैं प्रदेश का ADG होता था। दंतेवाड़ा में। जी हाँ, शहादत दिया। लेकिन ये जो आज नक्सलिज्म ख़त्म हुआ वो स्टेट के समन्वय से ख़त्म हुआ। आपको मालूम होगा एक बना था सर्वाजुडम, आदिवासियों को बनाया गया था फोर्स, और हमें अधिकार है, हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाते हैं पब्लिक में, किसी को बना सकते, हमने बनाए हैं। लेकिन कांग्रेस उससे अपनी वोट बैंक की राजनीति के तहत और ये करके सुप्रीम कोर्ट में गए, और जिनको अभी उपराष्ट्रपति का इन्होंने कैंडिडेट बनाया था जज साहब, उन्होंने सलवार डिवीजन को स्क्रैप कर दिया था। उसके बाद उन नक्सलियों ने कत्लेआम किए हैं उन हमारे आदिवासियों को जो नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद फिर क्या बनाया गया, DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा CAPF और IPS ऑफिसर, और मिल करके हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो इसलिए ये कहना कि इनके साथ कोई जाति हो रही, ऐसी बात नहीं है। देश की सुरक्षा प्रथम है, इंटीग्रिटी प्रथम है वो, और उसके लिए ये स्टील फ्रेम जो टेस्टेड है, हमारे समय से नहीं, आज़ादी के पहले से जो टेस्टेड है ये फ्रेमवर्क, इसमें छेद नहीं हो सकता, इस कवच में छेद नहीं हो सकता। सर, आप स्टील फ्रेम की बात लगातार कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये आज़ादी के पहले से भी चला आ रहा है। तो CAPF अधिकारियों के ना 2 बड़े इल्ज़ाम हैं आपके ऊपर और सवाल है आपसे, और वो ये है कि उनका लगातार ये कहना है कि IPS लॉबी जो है, IPS अधिकारी जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, वो अभी तक कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि अंग्रेजों के समय भी ये फोर्सेस हुआ करती थी, अभी भी आ रही हैं, तो उनके अंदर एक सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स, उन्हें लगता है कि वो सुपीरियर है हमसे। और दूसरी बात सर, कि आपने स्टील फ्रेम की बात की, तो उनका ये कहना है कि अगर अब IPS स्टील फ्रेम हो, उनका ये नहीं कहना कि हम उनके कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर उनका इस मुद्दे पर अगर वो सही होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को CAPF अधिकारियों के पक्ष में दखल देने की नौबत क्यों आती सर? ऐसा है, ये मैं इसको कहूँगा कुतर्क, ये कुतर्क है। मैंने कहा, पहले कहा मैं, देश की सुरक्षा प्रथम है हमारी, केवल कि हमारा कोई चीज़ हिट हो रहा है ब्रजलाल का, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ को देख करके मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये किया, और जो ये बिल बनकर एक्ट बन गया, पास हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और इसमें समन्वय किया गया। तो देश की सुरक्षा प्रथम है। तमाम ऐसी रूलिंग हुई हैं जिसको पार्लियामेंट ने उसको मॉडिफाई किया है। एक या आज कोई नई चीज़ नहीं है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि DIG जाता था IPS, हमने छोड़ दिया। 50% आप IG बन रहे हैं, 33% आप ADG बन रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। मैं बताऊं, जहाँ समन्वय की बात होती, मुझे कहने पर यह है, मैं तो RPF में था, हमारे SP लेवल को कोई बात आती थी तो मुझे खुद DM SP से समन्वय करना पड़ता था। IG उनका काम था। वो CAPF के जो हमारे अफसर थे, आप उनसे क्या कहिए, DM से जा करके 1-2 मिनट का बात कर लीजिए। भाई, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको SP से बात करना पड़ेगा, DM से बात करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो समन्वय रहता नहीं, साथ में काम नहीं किए रहते, तो समन्वय कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। इसलिए ये कहना कि साहब वो सुपीरियर, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नंबर 1 सर्विस है, तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हम बीट करके आते हैं। और जब से हम CAPF में डिप्यूटेशन पर जाते हैं तो भारत सरकार की इम्पैनलमेंट होने के बाद जाते हैं, क्रीम जाते हैं। जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में 16 IPS अफसर थे और DG रैंक में केवल इकलौता मैं इम्पैनल था। सर, इसी से एक और सवाल निकल के आता है। आपने कहा कि सरकार जो है वो इम्पैनल करती है, केंद्र सरकार इम्पैनल करती है। हाँ। अब एक आरोप आप पर ये भी लगाया जा रहा है, आप पर मेरा मतलब है IPS अधिकारियों पर, उन पे ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि आपकी घनिष्ठता ज़्यादा होती है राजनेताओं से, आप बहुत कांटेक्ट में होते हैं राजनेताओं से, इसीलिए राजनेता जो हैं वो अपनी हित की रक्षा आपके थ्रू करते हैं, और इसीलिए आप लोगों को जो है डेपुटेशन दे दी जाती है आपके मन मर्जी की। इस तर्क को आप, मैंने बताया नहीं, 100% गलत है। मैंने कहा, अगर यही होता, आपका वहाँ क्या देखा जाता है, कैरियर, आपके SR। अब तो मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कर दिया 360 डिग्री इम्पैनलमेंट। हो सकता है कि आपका अपने बॉस से बड़ा अच्छा संबंध हो, आउटस्टैंडिंग, लेकिन आज जो इम्पैनलमेंट होता तो आपका कैरियर तो देखते ही हैं। उसके साथ वो सेंट्रल एजेंसीज थे, रिटायर्ड अफसरों से
ये पूछते हैं भाई ये तो ठीक है आउटस्टैंडिंग सर्विस का है, रिकॉर्ड यही कहता है, लेकिन क्या है इसकी रेपुटेशन क्या है। अगर आया रेपुटेशन की नहीं साहब जो कागज़ पर वो नहीं है तो आप नहीं हो पाएंगे इम्पैनल। अगर यही होता तो क्यों नहीं सबके 100% इम्पैनल हो जाते, जा ही नहीं सकते। उसमें जब बनता है तो तरीका यूनियन होम सेक्रेटरी आईपीएस के लिए 5 होते हैं, सीनियर डीजी, इसमें आईबी सीबीआई भी होते हैं, मस्ट हम कराना। वो देखते हैं अपने तरीके से क्या है, और जब वो तय कर लेते हैं फाइल, फिर यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठक होती है, फिर उसमें तय होता है कि फला दे आर फिट, और फिर जाता है एसीसी जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जिस सर्विस का मंत्री है, जैसे मैं आरपीएफ में गया तो रेलवे मिनिस्टर, तो उसके बाद इन तीनों का करके तब हम क्लियर होता है। अब जब इम्पैनल हो गए, अब उसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ से आता है कि फला जगह है, आप जाना चाहते नहीं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है कि वो रिलीव करे ना करे, जैसे मुझे अगले सरकार ने रिलीव नहीं किया, भारत सरकार ले सकती थी लेकिन उनको राजनीति की दिक्कत थी। तो ऐसे कई जगह आता है, स्टेट तमाम जगह के इम्पैनलमेंट हो गए, अफसर आ गए, ममता बनर्जी ने रिलीव नहीं किए हैं तमाम लोगों को, और जब रिलीव होते हैं तब हम पहुंचते हैं। तो इस तरह जो सेंट्रल में पहुंचते हैं वो क्रीम पहुंचते हैं किसी नेता की सिफारिश पर, उस पर वो ले ही नहीं सकता जानते हुए। और एक बार आप भारत सरकार में पहुंच गए तो ये नहीं हुआ कि मंत्री जी कोई नाखुश हो कि आप कहते जाइए। उसमें अगर उसको आपकी हमारी सर्विसेज पसंद नहीं है, वहाँ सेंटर में हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो वापस जाने के लिए भी आपको जाना पड़ता है। एसीसी वो फाइल जाती है, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, उसमें फिर वही 3 मिनिस्टर और पूरा परफेक्ट तब आते हैं। इसलिए जो भारत सरकार में है एक सुरक्षा जो है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज को है, जो आर्टिकल 311 प्रेस, हाँ, जो उसमें जिसमें ऑल इंडिया सर्विस बनती है उसमें दिया गया। सर ये तमाम दलीलें जो हैं पिछले 11-12 सालों से तमाम कोर्ट में, हाई कोर्ट से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक तमाम कोर्टों में ये तमाम दलीलें दी गई हैं सरकार की तरफ से। बीच में मतलब कांग्रेस की भी सरकार रही, तब से ये मुद्दा चला आ रहा है, बट 15 में जब हाई कोर्ट में गया और 26 में जब फैसला आया, सरकार ने सभी दलीलें पेश कर दी। कहाँ कमी रह गई कि सुप्रीम कोर्ट को फिर भी सीएपीएफ अधिकारियों के पक्ष में ये फैसला देना पड़ा, और जब उनके पक्ष में फैसला आ गया तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के स्पिरिट के खिलाफ नहीं है कि पार्लियामेंट ने बिल लाके उनके फैसले को बदला जा रहा है? और बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोग्रेसिवली डेपुटेशन को कम करना, और अब सरकार जो है इस बिल के थ्रू उस डेपुटेशन को लीगलाइज कर रही है, फॉर्मलाइज कर रही है और फिक्स कर रही है, जो कहीं ना कहीं सीएपीएफ अधिकारियों का ये कहना है कि उनके प्रमोशंस के जो पाथवे है आप उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। हमने कहा ना, हम तो कमांडेंट लेवल पर जाते थे। हमारे आईपीएस अफसर यूपी के कैडर के थे। जब मैं एसएसपी मेरठ था तो कमांडेंट आरएफ थे, रैपिड एक्शन फोर्स थे। हम तो कमांडेंट लेवल पर गए हैं, कमांडेंट लेवल पर हमारे अफसर रहे हैं। और अब तो हम कमांडेंट लेवल छोड़ दिए, खत्म बात हो गई। अब तो डीआईजी में हम अब तक 20% जाते थे, हमने कानूनी रूप से छोड़ दिया सीएपीएफ अफसरों को। आईजी में 50%, एडीजी में 33%। तो इसलिए ये उनका कहना कि उनके हक में सेंधमारी आईपीएस ये गलत है। सबसे पहले है देश की सुरक्षा, और इसमें इस बिल में इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और ये जो नेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच में समन्वय है। ये देश के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई चीज़ है। सर आप इसकी बात बार बार कर रहे हैं, आपने राज्यसभा में भी बात कही थी कि आईपीएस डेपुटेशन इज मस्ट। इसके पीछे सर सिक्योरिटी लॉजिक है या जो आरोप लग रहे हैं कि ये आईपीएस लॉबी का सेल्फ इंटरेस्ट है? सर बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी लॉजिक है, देश की हित है इसमें है। देश के हित के लिए आईपीएस ऑफिसर ज़रूरी है, हमेशा रहा है। अगर यही ना होता तो ऑल इंडिया सर्विस में क्या होता? यूपी जितने आए सबको ले लो यूपी में, बिहार से जितने आए ले लो। राजीव गांधी जी ने किया, जब उस समय कुछ अफसरों की, कुछ आईपीएस अफसरों की इंटीग्रिटी पर सवाल उठे, पंजाब के एक आईपीएस अफसर पर, कहीं और लोगों पर, कुछ आईएएस अफसरों ने उस समय कहा कि नहीं साहब हम तो हो जाएंगे कार सेवा करने, एक प्रोटेस्ट के तौर पर। उस समय माननीय राजीव गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब 1/3 इनसाइडर जाएंगे, 2/3 आउटसाइडर। तो यूपी में अगर 12 अफसर आएंगे तो 8 अफसर आएंगे, बाहर के 4 यूपी का आएंगे। तो इसलिए अगर यही होता, राजनीतिक होता, तो क्या कहते, ले लो सब जितने यूपी वाले सबको यहाँ। ऐसा नहीं है, सबसे परि है, देश सर्वोपरि है।
और उसी तरह से ये बिल इसको पूरा करता है। सर आपने आईपीएस को स्टील फ्रेम बताया और ये स्टील फ्रेम वाली बात बड़ी वायरल हुई कि आप स्टील फ्रेम बता रहे हो उसको। तो जब सीएपीएफ अधिकारी अब आपके खिलाफ जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्टील का फ्रेम है वो अंदर से कहीं ना कहीं दरक रहा है या दरक चुका है? ना दरका है ना दरकेगा, इसलिए ये कहना गलत है कि स्टील फ्रेम ना दरका है। पहले रहा है, आज भी रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक ये देश है। तो सर आप जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि आईपीएस जो है वो मैंडेटरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। बिल्कुल। तो क्या सीएपीएफ अधिकारी जो हैं वो कोऑर्डिनेशन या लीडरशिप के लायक नहीं है? क्या उनके अंदर कैपेबिलिटीज ऐसा नहीं है है, टू लीड एंड टू कोऑर्डिनेट? नहीं थे वो जिले के एसपी तो हो नहीं सकते, डीआईजी हो नहीं सकते, यहाँ डीजी इंटेलिजेंस हो नहीं सकते, डीआईजी रेंज हो नहीं सकते। आईपीएस अफसर इन सब से गुजर कर तब पहुँचता है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इनका संपर्क ही नहीं। हमारा संपर्क तो जब हम मसूरी एकेडमी में जाते हैं ट्रेनिंग में, अरे उस ज़माने में जो रूम थे, डबल सीटेड रूम थे, तो जानबूझ करके बनाया जाता। मेरे साथ थे विजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब कैडर के आईएएस, एक आईएएस एक आईपीएस। वहीं से समन्वय बनता था कि आईएएस आईपीएस जो हैं प्रशासन, वहीं से एक समन्वय बनता है ट्रेनिंग के दौरान से। और डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी, जोन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब ये जितना है वो इसीलिए क्योंकि सीपीएफ अफसर को ये मौका ही नहीं है। तो इसलिए जो समन्वय आईपीएस अफसर करता रहा है, जो कर सकता है, जो करेगा, वो सीएपीएफ अफसर कर ही नहीं सकता। सर कोऑर्डिनेशन पे बात कर रहे हैं, मैं जब एक पूर्व सीएपीएफ अधिकारी से बात कर रहा था, वो पूर्व डीआईजी रह चुके हैं बीएसएफ का, उनका कहना था कि कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एज ए डीआईजी मैंने भी, या फिर एज अ काडर अधिकारी मैंने भी कई स्तरों पर स्मूथ कोऑर्डिनेशन किया है, और ये ज़रूरी नहीं कि कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस अधिकारी ही हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। वो एसपी तो रहे नहीं है जिले में। अरे हम तो डीएम एसपी जो होते हैं चोली दामन का साथ होता है, चोली दामन का साथ होता है। डीआईजी रेंज जो कमिश्नर चोली दामन का साथ होता है। वो चीज़ ये कैसे कर सकते हैं? किसी हो सकता है कोई पर्टिकुलर अफसर मिलता हो, करता हो, लेकिन ये हमारे साथ ये नेचुरल रूप में आता है, स्वाभाविक रूप से आता है कोऑर्डिनेशन का, जो सीएपीएफ अफसर को मौका नहीं है। सर आप इसने पहले बात की थी शहादतों की, आपने कहा कि सिर्फ सीएपीएफ जवानों ने शहादत नहीं दी, आईपीएस अधिकारियों ने भी शहादत दी है। यही बात सीएपीएफ के अधिकारी कहते हैं कि हो सकता है कुछ आईपीएस की शहादत हुई हो, और वो इनकार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अच्छी लीडरशिप रही है सीएपीएफ की भी, आईपीएस अधिकारियों की भी, लेकिन सीएपीएफ जवानों ने हजारों की तादाद में शहादत दी है। तो आप भी जैसे गिनवा रहे हैं कि आईपीएस अधिकारियों ने शहादत दी है, तो क्या आईपीएस अधिकारियों ने शहादत दी है तो ये एक ऐसा है माध्यम बनाया जा सकता है टू जस्टिफाई उनको प्रमोशन ना देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनकी शहादत से इनकार नहीं कर सकता। भाई स्टेट में सीएपीएफ तो है नहीं, यहाँ तो रोज पुलिस वाले मरते हैं। सपा सरकार में हमारे मुकुल द्विवेदी मारे गए थे मथुरा में, जियाउल हक डिप्टी एसपी थे, मारे गए थे प्रतापगढ़ में। तो आप देखेंगे जो लिस्ट आती है उसमें सिविल पुलिस के अफसर हैं, स्टेट के अफसर हैं, उनकी संख्या कम नहीं होती, वो भी शहादत देते हैं। तो सर क्या ये शहादत को ही बेस बना के हम प्रमोशन नहीं देने को जस्टिफाई कर नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई नहीं है। देश की रक्षा के हम सभी शहादत देते हैं, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सिविल पुलिस के अफसर हों, चाहे आईपीएस हो, चाहे उस कैडर के अफसर हों। इसमें कोई नहीं, केवल ये है कि अब तक का जो अनुभव है और जो अब तक कर रहा है, वो इसके लिए आईपीएस अफसर ज़रूरी हैं, आईएएस अफसर सेंटर में ज़रूरी हैं। अगर यही हो तो वहाँ सेक्रेटरीट सर्विस के होते हैं, कहा नहीं साहब सेक्रेटरी तो हम भी बनेंगे, आईएएस को हम नहीं आने देंगे। अरे वहाँ तो भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर हम भी बनते हैं, कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। पोस्टल सर्विस के लोग बनते हैं। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं वो वहीं के सेक्रेटरीट सर्विस के हैं। तो इसलिए ये देश हित में है और देश हित में ये ज़रूरी है जो भारत सरकार ने किया है। सर उनका भी यही कहना था कि आईपीएस अधिकारी जो हैं वो चाहे जो भी यूपीएससी के थ्रू आता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं। उनके पास 5 सीएपीएफ के अगर हम फोर्सेस को छोड़ दें, इसके अलावा भी उनके पास तकरीबन 57 ऐसे संस्थान बच जाते हैं जहां वो डेपुटेशन पे जा सकते हैं, चाहे वो आईबी में चले जाएं, सीबीआई चले जाएं, इन तमाम जगहों पे रॉ में चले जाएं, वो जा सकते हैं। तो फिर वो इन्हीं 5 ऐसा है, सब में जाते हैं हम। आईबी में हम ही हैं, रॉ में हम ही हैं, एनएसजी में है, यही तो उनका सब दुख, में है। यही तो उनका दुख है। लेकिन भैया दुख ऐसा है, यहाँ आईबी पीछे रहती है, सब कुछ करती है, फीड करती है, देश की सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन जो फील्ड स्तर पर होता है काम
वो CAPF के साथ समन्वय IPS अफसर ही करता है। इसलिए उनका कहना, आप जाते हैं डिप्यूटेशन पर, जाते हैं, वो भी कहीं कहीं जाते हैं, उनके भी अफसर CAPF के अफसर मैं जानता हूँ, कई उसमें हैं, कम है लेकिन हैं। लेकिन ये कि नहीं साहब उसमें जाइए और यहाँ फील्ड छोड़ दीजिए, हम ही रहेंगे, अरे देश की सिक्योरिटी पर प्रश्न उठ जाएगा और ये नहीं हो सकता। सर, आपने जवानों की भी बात की थी कि जवान चाहते हैं, अधिकांश मात्रा में जवान चाहते हैं कि लीडरशिप पोजीशन पे जो है एक IPS अधिकारी ही रहे। इस पर मेरी एक पूर्व CAPF अधिकारी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने एक बहुत सरल बात की। उन्होंने कहा कि IPS अधिकारी जो है वो अपने स्तर पर निर्णय ले लेते हैं बिना इस बात की समीक्षा किए कि उनके इस फैसले का असर क्या पड़ेगा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। कहते हैं जैसे हमारे पास 10 कंपनियां हैं, अब कहीं इलेक्शन पड़ गया, उन 10 कंपनियों में से 5 कंपनियां चली गई उस इलेक्शन ड्यूटी पे, हमारे पास अब 5 कंपनी है, हमें अपना ड्यूटी करना है, हमें अपना काम करना है, हमें जवानों का वर्क आवर बढ़ाना पड़ता है। उसके बीच अगर वो हमारे पास छुट्टी लेकर आते हैं तो अगर हमने कभी मना कर दिया, IPS अधिकारी छुट्टी पारित कर देते हैं, तो उनकी नज़र में हम खराब बनते हैं और IPS अधिकारी अच्छे बनते हैं, जबकि वहाँ कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी हमारी है। लैक ऑफ जवान्स की वजह से कई जवानों को हमें बहुत ओवर वर्क कराना पड़ता है। तो इस तरह के तमाम आरोप भी लगते हैं। और एक इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, एक और सवाल है, पहले आप इस पर एक ऐसा है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं यंग कमांडिंग ऑफिसर था 31st बटालियन PSC रुद्रपुर नैनीताल का। उस समय जो स्टेट के कई बटालियन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्रिएट कराती थी एंड दैट वी आर कॉल्ड इंडिया रिजर्व बटालियन। वो सेंटर को सरकार होता था कि स्टेट से करके वो बाहर कहीं भेज सकती है। मैं खुद उसमें रहा हूँ। मैं गया था जनवरी 1984 में, मैं आसाम में रहा, नॉर्थ लखीमपुर, अरुणाचल बॉर्डर पर। उसके बाद मैं आया नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बंगाई गांव, लोअर आसाम पर। उसमें तमाम स्टेट की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, जिसको IPS अफसर ही कमांड करते हैं, वो तमाम फोर्सें थी। आपका महाराष्ट्र पुलिस थी, मध्य प्रदेश की SF थी, राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी थी, CAPF दी थी। तो हम लोगों ने किया है। तो ये कहना कि नहीं साहब IPS अफसर निर्णय लेता, हम नहीं। IPS अफसर पर पर्टिकुलर टाइम के लिए जाता है। DIG लेवल पर हम केवल 5 साल के लिए जाते हैं और 5 साल में हम वापस आ जाते हैं। IG लेवल पर भी हम जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं हम कूलिंग ऑफ। हम नहीं कि एक बार पहुंच गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही पड़े रहेंगे, हम आते जाते रहते हैं। और उसके बाद ADG लेवल पर जो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, तब अगर संगठन चाहता है तो आप अपने रिटायरमेंट तक रह सकते हैं। लेकिन IG लेवल पर हम परमानेंट नहीं रहते, आते हैं स्टेट में फिर जाते हैं। तो इसलिए इनका कहना, और मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं RPF में था तो जवानों को यही मत था कि IPS अफसर वाले पर्टिकुलर टाइम आता है, तो उसकी निष्पक्षता और वेलफेयर के प्रति, क्योंकि उसने तमाम चीज़ें देखी हैं, तो वो उससे बेटर महसूस करते थे। तो मैंने कहा, हमारे RPF में थे कई हमारे नॉन गस्टेड कहते थे, वी वांट इवन कमांडेंट एट लेवल। सर, एक और सवाल, आरोप जो आप पर लग रहे थे वो ये थे कि CAPF के जो कार्य अधिकारी हैं उनके बीच और सरकार के बीच जो ब्रिज हैं वो IPS लीडरशिप होती है। उनका ये कहना है कि उनके ग्रीवांसेस को सही तरीके से ऑनेस्टली सरकार तक कभी पहुंचाया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो IPS इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और इस कारण उनका ये कहना है कि जो सरकार हमारे लिए इतना कुछ करती है, अगर उन तक हमारे कुछ ग्रीवांसेस जाते हैं तो उन्हें भरोसा है कि सरकार उस पर अच्छा फैसला लेती। आप इस आरोप को कैसा देखते हैं? क्या वाकई लीडरशिप जो है वो उनकी बातों को, गलत कहना है कि IPS अफसर का सीधा शासन से संपर्क होता है। हाँ, IPS अफसर सीधे शासन से संपर्क नहीं करता। यहाँ जब स्टेट में हम रहते हैं, SP कोई बात कहना, हम शासन को भेजते हैं। और अगर निर्णय कोई होता है, DGP बिना शासन के, और शासन में कौन बैठे हैं? IAS अफसर बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, और सेंटर में यूनियन होम सेक्रेटरी बैठते हैं, वो तो IAS के हैं। तो निर्णय अल्टीमेटली शासन पर होता है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में IAS अफसर हैं। सर, क्या, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं समझना चाहता हूँ, अगर आप DG हैं किसी CAPF फोर्स में, आप लीडरशिप रोल में हैं, और आपकी जो काडर अधिकारी हैं CAPF के, वो आपके पास एक ग्रीवांस लेके आए, उन्होंने अपनी समस्या आपको बताई, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी IPS इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप प्रायोरिटी किसको देंगे? क्या आप उनकी बात सामने निष्पक्ष तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे, या आप एक IPS पर्सपेक्टिव से उस बात को? बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई IPS और CAPF का इंटरेस्ट नहीं है, देश का इंटरेस्ट है। और वहाँ जो हम लेते हैं निर्णय, वो देश के इंटरेस्ट में लेंगे, ना IPS हित में, ना CAPF हित में। सर, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब CAPF बनाम IPS का जो ये टकराव है, वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, बट एक इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रगल बन गया है। आप इस बात से सहमत हैं सर? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं है। और एक ये जो संगठन चल रहे हैं पहले से और जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहे। ये अभी एक निर्णय हुआ, एक थोड़ा सा लोगों में ये है कि हमारे हित में हुआ, लेकिन उनके हित में भी हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, डीआईजी लेवल पे छोड़ दिया हमने। उनका कहना था कि डीआईजी लेवल पे वैसे भी कोई अधिकारी आता नहीं था, तो वो भी पोस्ट हमें मिल जाती थी, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं, मैंने कहा ना कमांडेंट लेवल पर हम रहे हैं। अब नाम बता दूं मैं एसएसपी मेरिट होता था 1993, रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपी की रेज हुई थी और मेरे ही बैचमेट ब्रिज मोहन सारस्वत यूपी कैडर के मेरठ में ही रैपिड एक्शन फोर्स उनके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये कहना कि नहीं साहब आते नहीं थे, हम तो कमांडेंट लेवल पर भी जाते थे। आप एम्पायरमेंट की बात कर रहे थे कि अधिकारी जो है वो एम्पायर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में ही बताता है कि सिस्टम, नेटवर्क, पॉलिटिक्स का इसमें हस्तक्षेप है, या ये बहुत ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भारत सरकार, आप आईपीएस अफसर हैं, डीआईजी लेवल के ऊपर होता है, डीआईजी डीआईजी अब, तो वहाँ हमारा एसीआर जाता है। अब डीआईजी तो पूरे भारत सरकार के आईपीएस अफसर जो हैं उस सीनियरिटी के, उसमें एक कमेटी बनती है। यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं, वो तो हमारे आईपीएस का नहीं है। आईबी के डायरेक्टर होते हैं, सीबीआई होते हैं, और सीनियर डीजी और स्टेट के डीजी भी सीनियर उसमें उस कमेटी में लिए जाते हैं। और उसके बाद ये करके उनका कैरियर उनको देख करके फिर अल्टीमेटली इम्पैनल होते हैं, जाता है फाइल अप टू प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट नाम है, एसीसी, और उसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर परमानेंट मेंबर होते हैं। और अगर रेलवे का आया तो उसमें रेलवे मिनिस्टर घुस जाएंगे, अगर डिफेंस का मामला हुआ तो डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये जो इम्पैनलमेंट है वो इम्पार्शियल है 100%। तो मुश्किल से डीआईजी हो पाते हैं 30%, आईजी लेवल पर आते आते मुश्किल से हो जाते हैं 25%, और एडीजी लेवल पर मुश्किल से 15% होते हैं, और डीजीपी लेवल पर तो मुश्किल से, मैंने बताया ना यूपी हमारे 16 अफसर थे हमारे बैच के, और केवल हम इम्पैनल हुए थे डीजीपी। तो इसे टोटली इम्पार्शियल अगर यही होता तो क्यों नहीं हमारे बैच के सब हो गए होते। कई फैक्टर थे, ये नहीं कि वो अच्छे नहीं थे, किसी का एज नहीं था। दूसरा ये होता है, अगर आपने आईजी लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं गए हैं तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेगी सर। तो कई उसमें फैक्टर है उसमें, और सबसे बड़ा होता है एज फैक्टर। अगर एज नहीं है तो तमाम अफसर वहाँ जा ही नहीं पाते। मेरे बैच के कई अफसर रहे, कुछ तो आईजी लेवल पर रिटायर हो गए, कुछ एडीजी रिटायर हो गए, वहाँ तक जा ही नहीं पाए। सर अब एक सवाल ये रहेगा मेरा, आपको बताना है ये मिथ है या रियलिटी है। लोग कहते हैं कि जो आईपीएस डेपुटेशन जो है वो अब एक दिल्ली पोस्टिंग नेटवर्क का हिस्सा बनकर रह गई है। जिनको सेफ पोस्टिंग चाहिए होती है वो आईपीएस डेपुटेशन पर चले जाते हैं। इज दिस अ मिथ और रियलिटी सर? ऐसा नहीं है जनाब। आईपीएस अफसर पूरे देश में तैनात होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तैनात होते हैं, कश्मीर में तैनात होते हैं, हर एरिया में डेपुटेशन पर जाते हैं। दिल्ली में तो अपर रैंक होता है, वहाँ आते हैं। जब सीआरपी में जाना हुआ तो मैं गया था, स्पेशल डीजी मेरे पैनल में हुआ था, प्रणव सहाय साहब डीजी बने। 6 महीने उनका रिटायरमेंट था मणिपुर त्रिपुरा कैडर के, और उतवालक था कि उन्हें छोड़ा नहीं, मुझे फिर डीजी सीआरपीएफ बनना था। तो मेरी पोस्टिंग होती थी कलकत्ता, क्योंकि एडीजी रैंक की सीआरपीएफ की पोस्ट में दिल्ली में खाली नहीं थी। तो हम तमाम जगह पर पोस्ट होते हैं, आईबी में, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, कश्मीर में। मेरे बैचमेट थे अरुण चौधरी डीजी, हाँ एसएसपी होकर रिटायर हुए, दुनिया में नहीं है बिहार कैडर के, वो कश्मीर में रहे, तमाम लोग रहे। तो ये कहना कि दिल्ली में आते हैं ये बिल्कुल गलत है। हम डिफ़िकल्ट एरिया में पोस्ट होते हैं। अच्छा सर, आपने बहुत बेबाकी से सीएपीएफ बिल पर अपनी बात रखी राज्यसभा में। आप जब राज्यसभा में बात कर रहे थे आप खुलकर बोलें। मैं बस आपसे इतना जानना चाहूँगा सर, क्या आपने उस भाषण को प्रिपेयर करने से पहले या फिर अपना वक्तव्य रखने से पहले राज्यसभा में आपने किसी पूर्व सीएपीएफ अधिकारी या सर्विंग या ऑफ रिकॉर्ड किसी अधिकारी से बातचीत की थी? उनके पर्सपेक्टिव से भी आपने बात की थी या एक प्योरली आईपीएस पर्सपेक्टिव? ऐसा है। अरे हम तो बात करते रहते हैं, हमारा कैरियर इसमें बीता है। मैंने 38 वर्ष सर्व किया, जिसमें 37 वर्ष वर्दी पहनी है। हम आपसे बहुत बोल रहा हूँ तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं दिख रहा हूँ ना। ये केवल और केवल अनुभव है, और जो सभी अधिकारियों के बीच में हमारे समन्वय होते हैं, बातचीत होती है, हमारी ज़िंदगी इसमें बीत गई है। 37 वर्ष वर्दी पहनी, वो निकल रही है, ना कि आईपीएस के पर्सपेक्टिव में।
अब सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ कर आता है, वो ये है 27 अप्रैल को कंटेम्प्ट की सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में, ये मुद्दा उठा जाएगा। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला क्या लेगी? क्योंकि पिछली जितनी भी सुनवाइयां इस मामले पर हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार के खिलाफ ही गए हैं। क्या लगता है अब इसका सर जो कानूनी निष्कर्ष निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वो किसके पक्ष में आएगा सर, और क्या मेरिट है इस बिल का? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आप वो कर सकते क्या आएगा, ना हम कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सर्वोपरि है। सर कहाँ सर्वोपरि है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं दिया नहीं था, वो नहीं नहीं अब जो आएगा तो वो भाई, इसको जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो किसने किया है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सुप्रीम इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने किया है। सर कांग्रेस पर आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि आपने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, आपने भी तो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा सीएपीएफ पर। तो ऐसा है, शाहबानो केस उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या किया है वो सभी जानते हैं, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने आकर के हम लोगों ने 3 तलाक पर तो विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार भी जो है वो सीएपीएफ के अधिकारियों की बात नहीं सोच रही, उनके मोराल के बारे में नहीं सोच रही, उनके परिवार के बारे में नहीं सोच रही। उनका मोराल, उनका सब 100% प्रिजर्व्ड है। जो पहले था उससे कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सर आपने भाई सीएपीएफ कब तक डीजीपी तो बना नहीं, आईटी, लेकिन अब आपने कानूनी जामा पहना के उसे फॉर्मलाइज कर दिया। ऐसा है, कानूनी जामा पहले भी था, लेकिन जब ये स्थिति पैदा हुई तो प्रश्न आया देश की सिक्योरिटी की, देश की इंटीग्रिटी की, तो इसलिए जरूरी था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सर आपने नैक पे, एनएससी पे, कांग्रेस पे या लेफ्टिस्ट वामपंथी समूहों पर आपने जमकर राज्यसभा में हमला बोला। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि सीएपीएफ के मोराल और उनकी संरचना पर कोई रूट लेवल पे कोई सुधार हुआ है आपकी सरकार की तरफ से जो आप कहना चाहें? बिल्कुल हुआ है। मैंने बताया ना, सीएपीएफ तो कांग्रेस ने बनाया नहीं, पाकिस्तान वार के बाद चाइना वार हो गया तब आईटीबीपी बना, और 65 वार हो गया, दोबारा वार हुआ पाकिस्तान से तो 65 में बीएसएफ बना। तो कांग्रेस तो सोती रही है और उन्हीं के हाँ में मैं मिला, हमारे कांग्रेसी मिलाते रहे। अब आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा। मनमोहन सिंह ने 2011 में कहा था कि ये नक्सलिज्म जो है ये हमारी लिए सबसे बड़ी समस्या है, देश के विकास में बाधा है। उस पर कांग्रेस नहीं किया। क्यों? सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो सुपर पीएमओ होता था एनएससी, और एनएससी में तमाम लेफ्टिस्ट बैठे थे, ऐसे जो नक्सलाइट के सूबे थे। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं, और वो भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में एनएससी के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। जबकि मध्य प्रदेश में झीरम वैली में विद्याचरण शुक्ला जी मारे गए थे, पटेल वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष वो मारे गए थे, और सलवा जूडम जो बनाया था कर्मा जी, वो सब मारे गए। इसके बावजूद भी अपने लेफ्टिस्ट भाइयों के कारण नक्सलाइट पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको इसको मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरा किया। सर एक बात या एक मैसेज जो आप सीएपीएफ अधिकारियों या उनके परिवार को देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, आप वर्तमान में सरकार का हिस्सा है, तो एक मैसेज जो आप देना चाहें सीएपीएफ अधिकारियों या उनके परिवारों को। ऐसा है, हमारा और सीएपीएफ अधिकारियों का शुरू से संबंध है। हमने साथ साथ मिलकर काम किया है, और एक ही हमारा सबका टारगेट होता है, वो देश की सुरक्षा, देश का हित। तो ये देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने काम किया है उसी तरह से काम करते रहेंगे, इसी में किसी के हित का टकराव नहीं होना चाहिए। सर अब एक बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बातचीत हो रही है और इस मुद्दे पर बातचीत ना हो तो बातचीत अधूरी रह जाएगी, और वो मुद्दा है सर सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। आपने भी राज्यसभा में इसको लेकर बहुत बात की, आपने कहा कि ये डाइवर्सिटी का जो है वो सबसे बड़ा बैरियर है, आपने इतनी तल्ख टिप्पणी की सर। फिर आपकी अपनी पार्टी की सरकार ने अभी तक सीसैट पर कोई ठोस रिफॉर्म का कोई सर कदम क्यों उठाया है, कोई ठोस रिफॉर्म क्यों ऐसा है, ये मामला उठते रहे। ये जो सीसैट का मामला जानते हो कि सरकार में आया 2011 में, यूपीए सरकार में आया। जब हम 76 एग्जाम में बैठे, हम 77 बैच का है, तो हमारे समय में 3 पेपर कंपलसरी होता था, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और ऐसे, और 5 पेपर होते थे ऑप्शनल। ये दे करके हम सीधे आते थे,
और उसमें भी जानता हूँ एक मेरे उस समय अंग्रेजी मीडियम था, केवल ऐसे आप हिंदी में लिख सकते थे लेकिन उसका टॉपिक आता था अंग्रेजी में। मैं अपने एक बैचमेट को जानता हूँ, वो टॉपिक समझ नहीं पाए और एसएम पा गए 0 और वो चीफ सेक्रेटरी हुई एक राज्य की। तो यहाँ जो सीसैट बनाया गया, इसमें नंबर 1 पेपर है जिसको कहते हैं जनरल स्टडीज। हमारे समय वो कहलाता था जनरल नॉलेज। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं। हमारे समय में भी आती है, जब हमने आज भी आती है। 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। गलत हुआ तो माइनस मार्किंग का भी सिस्टम है। सीसैट पेपर नंबर 2 है जो ज़्यादातर मैथमेटिकल तकनीकी है। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और 80 क्वेश्चन आते हैं और 0.86 नंबर का अगर आपने वो किया तो कट हो जाता है अगर गलत आंसर है। अब दिक्कत यह है कि अगर आप सीसैट पहले जांचा जाता है तो इवैल्यूएशन हुआ, अगर कोई 33% नहीं पाया तो उसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है, जो जीएस का था जनरल स्टडीज, वो जांचा ही नहीं जाएगा। अगर ये होता, उस समय किया गया होता, भाई चलो सीसैट में कम पाया, 35 नहीं पाया, 30% पाया, जनरल स्टडीज में पा गया, दोनों में मेरिट बनाते तो शायद इतनी तलखी नहीं होती। अब क्या हुआ कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स वाले हैं, वो उनको मैथमेटिक्स उतना कहा जाता है हाई स्कूल लेवल की है, लेकिन वो है नहीं। अब पता चला उसमें जो फ़ायदा मिलता है जो इंजीनियरिंग के हैं। अगर यही तो आपने पता चला कि प्रीलिमिनरी लेवल पर ही जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनको इन बल्क आपने रोक दिया। अब उसके बाद क्या होता है, आज 60-65% केवल इंजीनियर्स आ रहे हैं। क्यों? क्या वही खाली विद्वान हैं? अरे भाई, हम लोग आए तो हमारे आर्ट्स के आते हैं। हमारे बैचमेट माननीय जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्री हैं। हमारे बैचमेट अभी वहाँ बंगाल के गवर्नर रहे, आनंद बोस रहे, तो तमाम रहे, माननीय हरदीप पुरी जी, मैं संभवतः हिस्ट्री के हैं। तो उस समय हर सर्विसेज लोग आते थे। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन ये जो सीसैट डाल करके ह्यूमैनिटीज़ और जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के, उनके साथ ये वो पैरिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट में, इतने पार्लियामेंट में खैर उठाया ही। मैं चेयरमैन हूँ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और लॉ एंड जस्टिस, और मेरे अंडर में पब्लिक ग्रीवांसेस, और मेरे अंडर में DOPT भी आता है। तो अभी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स की ये सभी डिपार्टमेंट्स आए, UPSC भी आई 16, 17, 18 में, मार्च में रखा था, जिससे फरवरी में, सॉरी, मैंने उसमें रखा था। और उसमें हमारे पास उसमें 31 सांसद हैं, रूलिंग पे या पोजीशन के हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के विवेक तनखा जी हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं TMC के, हमारी पार्टी के कुलस्ते जी हैं, मंत्री रह चुके थे। तो एक सूझ से सब ने कहा नहीं साहब, सीसैट तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये ख़त्म किया जाए या इसको रैशनलाइज किया जाए। और ये चीज़ हमने पार्लियामेंट में 16 फरवरी को, नहीं सर 16 मार्च को, हमने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें मैंने किया इसको। और वही चीज़ मैंने 0 आवर में बोला था राज्यसभा में, ये होना चाहिए। सर, हम एस्पिरेंट्स जो अभ्यर्थी हैं उनसे बहुत बातचीत करते हैं, हम उनके लिए एक स्पेशल शो भी करते हैं और हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। और इस सीसैट को लेकर, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, चाहे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनके मन में इसको लेके बहुत आक्रोश है। आप कह रहे हैं कि इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। अगर ये सरकार की नज़र में है तो क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? बिल्कुल बयानबाजी नहीं है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट देती है वो सरकार उसको देखती है, कार्रवाई करती है। तो हम 0 आवर में बोले, उस पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होम, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो 60 में PPG बोलते हैं, हमारी PPG ने दिया है। तो ऐसी बात नहीं, अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये चीज़ें हैं उस पर। लेकिन मैंने किया है कि ये चीज़ हो जिसमें सबका पक्ष रहे, जिससे सिविल सर्विस में ये ना हो। आजकल हिंदी मीडियम वाले आ नहीं पा रहे। पहले 15-16% आ जाते थे, आज हिंदी मीडियम वाला, और शुरू से उनका रहा है कि कहीं ना कहीं UPSC का जो नियम है वो हिंदी मीडियम के साथ जो है वो पक्षपात के आरोप लगाते हैं कि उनके वो सहूलियत नहीं मिल पा रही। लेकिन जब से सीसैट कांग्रेस ने 2011 में डाला इसमें, तब से हिंदी बेल्ट के लड़के सफर कर रहे हैं, और स्पेशली जो आर्ट्स के हैं। सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे आएगा फिर सर? लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? अब देखिए, इस पर स्टडी की ज़रूरत है। हमने बोला, हमने रिपोर्ट दिया,
तो ऐसी बात नहीं हो गए और एक निर्णय लिया। नेचुरली उसमें होती है, स्टडी होती है, ये होती है, तब निर्णय होता है। और मैं समझता हूँ कोई सकारात्मक निर्णय होना चाहिए। सर, आप अभ्यर्थियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई आश्वासन देना चाहेंगे, कोई टाइम बाउंड कमिटमेंट की फलां तारीख तक ये आपकी जो समस्या है हम हल कर देंगे? ऐसा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो काम हमने, जो मैं समझा, और हम ही नहीं, मेरे अलावा मेरे 30 सांसदों ने, जो सभी पार्टी के हैं, सबने समझा कि इसका मतलब वो सबकी आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है। तो हमारी जो रिपोर्ट है, जो मैंने पार्लियामेंट में सबमिट किया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, DOPT, पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल, ये सबकी आवाज़ है। तो पार्लियामेंट में जो सबमिट होती है उसमें सरकार कार्रवाई करती है। और जो मेरा मानना है कि सरकार इसमें सकारात्मक कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसलिए मैं अभ्यर्थियों को कहता हूँ कि अभी जो पुराना सिस्टम है उस पर करिए, मेहनत करिए, आइए, और एक आशा रखिए कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। हम उम्मीद करते हैं सर कि इस पूरे सिस्टम में एक परिवर्तन आए, सीसैट को रैशनलाइज किया जाए और जो भी ग्रीवांसेज हैं छात्रों की वो सुनी जाए। तो ये सुना आपने बृजलाल जी को, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश और वर्तमान में राज्यसभा सांसद। उन्होंने बड़े बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, चाहे वो CAPF से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो सीसैट से जुड़े सवाल हो। उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो। आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए दी एज।